हेलो एवरीवन। मैं अभी बेटा आपको आज थोड़ा क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कराऊंगी। क्लोज टेस्ट में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ विकसित करना जरूरी है। तभी मैं कहती हूं आप लोगों को हमेशा कि थोड़ा सा आप मेहनत करो इस तरीके से कि आप रीडिंग करना शुरू कर दो। रीडिंग करोगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, समझ में आएगा अच्छा इसका मीनिंग तो ये है, तो इस मीनिंग में अगर ये वो क्या फिट होगा तभी तो वही मीनिंग देगा जो मैं मीनिंग समझ रहा हूं इस पूरे पैराग्राफ का। तो आते हैं हम लोग सबसे पहला क्लोज टेस्ट में आज, और ये थोड़ा आसान ही है, आप करने की एक बार कोशिश करो फिर मैं समझाती हूँ। शेख, आज मैं क्लोज टेस्ट कराऊंगी बेटा, प्रैक्टिस करा रही हूं आज क्लोज टेस्ट आपको। चलो शुरू करें। वी नो infinitely dash about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people। अब देखते हो इजिप्ट के बारे में जब सुनते हो तो वो खाली पिरामिड्स और उनके जो कब्र होते हैं वहाँ इतना सोना था, इतने ज्यादा उनके साथ चीजें दफनाई जाती थी। भाई आप बात कर रहे हो उनके कब्र की, जो कौन थे, जो पैसे वाले थे, है ना। अब आओ यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट जो आपका ब्लैंक है उसके भरने की कोशिश करूंगी तो हमें एक दिख रहा है दान, और कह रहा है कि वेल्दी पीपल यानी रिच पीपल और ऑर्डिनरी पीपल के कंपैरिजन की बात हो रही है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा रिच पीपल के बारे में जानते हैं। बेटा दान है, दान का मतलब है हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। दान का कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दान यूज होता है ना। तो मोर दान, as most monuments were made for the rich, जितने भी ये पिरामिड्स है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स इजिप्ट में, वो रिच लोगों के लिए बना है। Houses in which ordinary Egyptian lived have not been preserved, and when most people died, they were dashed in simple graves। बेटा ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे ना, जब वो मरते थे तो उनको बरी किया जाता था। दे वर दे प्लस वर, बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रहा? ठीक तो है। दे वर बरीड इन सिंपल ग्रेव्स, बेटा उनको गाड़ा जाता था, यानी पैसिव वॉइस चाहिए आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मोस्ट ऑफ अवर ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डैश द ओल्ड किंगडम आर, हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ, जो सूचना का ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक स्रोत है, ठीक है ना, अबाउट द ओल्ड किंगडम, पुराने किंगडम के बारे में जो सूचना का मेन स्रोत है, आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच डैश पिरामिड्स एंड टूम्स। मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच सच एस, बेटा सच एस तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ सच है यहाँ एस है, तो लाइक लगा दो, लाइक पिरामिड्स एंड टूम्स, क्योंकि पिरामिड्स एंड टूम्स किसके लिए बनाए जाते थे, रिच के लिए। तो आर मॉन्यूमेंट्स सच एस पिरामिड्स एंड टूम्स, सच एस नहीं है तो लाइक लगा दिया। इवन पेपरी कम मेनली फ्रॉम पिरामिड टेम्पल्स, ये बताया जा रहा है कि पिरामिड टेम्पल से, पेपरी भी पिरामिड टेम्पल से ही आए हैं, ठीक है। डैश दिस डज नॉट मीन that death was the Egyptians only preoccupation। भाई ऐसा थोड़ी है वहां खाली गाड़ते रहते थे मुर्दों को, है ना, प्री ऑक्यूपेशन थोड़ी था डेथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली डेथ के बारे में ही ये लोग काम करते थे। बट दिस डज नॉट मीन, जब आप कोई उल्टी बात करना चाहते हो तो दिस लगा, बट लगाते हो ना, है ना, बट दिस डज नॉट मीन, ठीक है। देखो बेटा, जिसमें कब्र में देखते हो ममीज जो बनाए जाते थे ना, ममीज के ऊपर जो लपेटा जाता था, और खासकर जिसमें वो प्रिजर्व करते थे, मतलब कह सकते हो उसमें लिखते भी थे, जैसे पेपर, वर्ड पेपरी से ही आया। बट दिस डज नॉट मीन, मोर ओवर नहीं होगा बेटा यहाँ पर। मोर ओवर का मतलब है कोई और एडिशनल बात कहने जा रहे हो। यस, ललन टॉप में मेरा इंटरव्यू आया, देख लेना। रिपन दास, देख लिया तुमने तो। चलो हो गया क्लियर। अब इसको ध्यान से देखो। पहला आपका स्ट्रेट अवे एडजेक्टिव से, दूसरा पैसिव वॉइस से, तीसरा प्रेपोजिशन से, लाइक अनलाइक की जो बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स लाइक पिरामिड्स एंड टूम्स, और उल्टी बात फिर करना है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इजिप्शियन खाली यही काम में लगे रहते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो तो। शिखा, वेरी गुड। हाँ 12 बजे मैंने वोकैबुलरी लिया था, 37 को जोड़ दियो ना अब, 37 का हो चुका था सब। बेटा पेपरी से ही वर्ड पेपर आया है, मटेरियल जिसमें लिखा जाता था, जिसमें कब्र में वो जो होते थे डेड बॉडीज, उनको भी लपेटा जाता था। संध्या कल लोड होगा बेटा, वोकैबुलरी 19 लोड नहीं कर दी हो, वो क्या
शीट तो लोड हो गया है। वो क्या आपकी क्लास नहीं लोड हुई बेटा, शीट लोड हो गई होगी, क्लास कल होगी। चल देखो, बेटा कल की क्लास आज ली थी मैंने, वोकैबुलरी की कल एक कंबाइंड क्लास लगाया था। कैन वी सी डैश द अर्थ इज अ ग्लोब? कैन वी सी दैट द अर्थ इज अ ग्लोब? कैन वी सी क्लियरली नहीं बेटा, कैन वी सी अगर क्लियरली भी लगाते ना तब भी दैट लगाते, क्योंकि अगर एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ोगे तो बीच में आपको दैट तो लगेगा ना। संध्या क्या कर रहे हो तुम लोग? कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव सब उसी में है, चैप्टर को नीचे करके देखो तो सही पीडीएफ। हद हो तुम लोग यार। दैट द अर्थ इज अ ग्लोब, यस वी कैन, हम देख सकते हैं। व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी, if we watch closely we see that the ship begins to dash, begins to disappear। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, राइट? हम देख सकते हैं जब अगर हम शिप को देखेंगे ना तो दूर शिप जब जाता रहेगा पानी में तो देखना लगेगा जैसे कि धीरे धीरे सिंक कर रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट, पहले शिप का निचला भाग जाता हुआ दिखेगा। देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, और शिप धीरे 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 ऐसा लगेगा जैसे कि गायब हो रहा है और वो डूब रहा है, ऐसा फील होगा, ठीक है। लोअर एंड लोअर डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द सी अंटिल, तब तक वो नीचे होता चला जाएगा जब तक आपको शिप का खाली ऊपर अगर झंडा लगा है ना तो झंडा दिखने लगेगा, बस पूरा शिप धीरे 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 लगेगा जैसे नीचे चला गया। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? until we can see only see the top of the ship and then we see nothing at all, और कुछ देर बाद वो कुछ नहीं दिखेगा। what is hiding the ship from us? ऐसा क्या है, ये शिप धीरे धीरे गायब कैसे हो गया? it is the earth, अर्थ के कारण। अब बोला है कि देखो एक काम करो, stick a pin most of the way into an orange, एक ऑरेंज ले लो और उसके ऊपर एक पिन को ऐसे करके गाड़ दो, और उसके बाद क्या करो, ऑरेंज को ऐसे घुमाओ, और अब दूर बैठ के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि धीरे 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 ये जो शिप है इसका भाग पूरा 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 छिपता चला जा रहा है ना। एंड डैश टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, एंड स्लोली धीरे धीरे उसको टर्न करो, अगर झटके में टर्न कर दोगे तो क्या खत्म तुरंत, धीरे धीरे टर्न करो। You will see the pin disappear dash a ship does on earth, just as वैसे ही पिन गायब होगा, पहले नीचे का भाग गायब होगा, फिर उसके थोड़ा ऊपर का, फिर थोड़ा ऊपर का, और लास्ट में पिन का जो टिप है वो खत्म नहीं दिखेगा। ये है आपको, जैसे ऑरेंज गोल है तो अर्थ भी गोल है, तभी तो शिप भी वैसे ही गायब होता दिखता है जैसे कि ऑरेंज के ऊपर पिन लगा दोगे ना वैसे ही। बेटा समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप कर लोगे तो सही होगा। अब जरा इसको करो तुम।
Yeah, Mansi Sharma, very good. Colonialism had a great impact on the lives of the original Australians. Aboriginal, बेटा aboriginal का मतलब होता है नेटिव, जो वहां के मूल निवासी है ना, उसको कहते हैं, है ना, जो वहां के मूल निवासी थे. Australian who were eventually dashed by the whites with all power and privilege. बेटा खुद सोचो कि कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज जो अंग्रेज बसाते थे, उसमें जो वहां के ओरिजिनल लोग होते थे, चलो इंडिया में ही इंडियंस जो थे, उनके पास क्या था, पावर एंड प्रिविलेज था. हमारे पास कुछ उस जमाने में सब कुछ से हमें बेदखल कर दिया गया था. इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी वही हुआ होगा. इसका मतलब होता है हुवर. अब यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड होगा, सब्जुकेट होगा. सब्जुकेट का मतलब होता है दबाना, उसको उस पर रूल करना, है ना, दबाना, सब्जुकेट. तो यहाँ पे कह सकते हैं हुवर सब्जुकेटेड, मतलब डिफीटेड, सरेंडर्ड, ये मीनिंग आता है, राइट. Who were eventually subjugated by the whites with all their power and privilege. The, the colonizers turned their land into rubbish pit. अभी हमारा जो देश है उसको रबिश पिट बना के रख दिया. वहां पे जितने भी ऐसे बेकार चीजें हैं जहाज में लदा के हमारे देश में डंप कर देते थे, वही कर दिया उन्होंने वहां पे. And dash sites for their own betterment. They turned their land and and dash sites. हाँ, the land and construction sites होगा, नहीं, फॉर देयर ओन बेटरमेंट. उन्होंने उसके लैंड को रबिश पिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स में चेंज कर दिया. कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन चला इनके लिए, कुछ जगह पे उन्होंने रबिश डंप किया, राइट. द एबोरिजिन्स यानी कि जो मूल निवासी थे, वर ऑफन डैश एज सब ह्यूमंस, वर ऑफन ट्रीटेड होगा, ट्रीटेड नहीं है यहाँ पे तो क्या करे, परसीव्ड. उनको ह्यूमन माना भी नहीं जाता था. उनको ये महसूस किया जाता था यार कुछ भी नहीं है ये, है ना, ये दो कोड़ी के लोग हैं, सब ह्यूमंस विद लो स्टेटस एंड डर्टी हैबिट्स. भाई हाथ से खाना करते हैं, कितने गंदे लोग हैं, है ना, कैसे गंदे तरीके से रहते हैं, इनका पहनावा देखो. तो उनको बहुत लो स्टेटस और डर्टी हैबिट्स के रूप में के साथ सब ह्यूमंस है. बेटा बेटरमेंट होता है अच्छाई, यहाँ पे कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा अभी फिलहाल. The whites not only displaced the tribes, वहां के जो ट्राइब्स थे यानी कि मूल निवासी थे, उनको सिर्फ उन्होंने डिस्प्लेस ही नहीं किया ऑफ देयर होमलैंड, उनके होमलैंड से सिर्फ डिस्प्लेस ही नहीं किया, बट ऑल्सो डैश द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. ब्यूटी और बैलेंस जो था वहां का, क्या किया होगा उन्होंने, डिस्ट्रॉय किया होगा. भाई सारा नेगेटिव ही तो काम किया उन्होंने. वहां के जगह थे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में बदल दिया, ठीक है. उनको निचले दर्जे के सब ह्यूमन, ह्यूमन भी नहीं, सब ह्यूमंस के रूप में वो देखते थे. परसीव मतलब होता वही महसूस करना. उन्होंने पूरा उनके होमलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको डिस्प्लेस कर दिया, है ना, वहां से उन्हें बेदखल कर दिया. देखो नेक्स्ट. An increase in deforestation and destruction of traditional land led to, led के साथ बेटा टू आता है. अब देखे तो led dash like emu, eagle and kangaroo. अच्छा तो एनिमल्स लाइक होगा, लेड के साथ टू तो आता है, लेकिन हमें तो एनिमल्स चाहिए. अब एनिमल्स तो नहीं है यहाँ पे, तो एनिमल्स नहीं है तो क्या होगा, फोना होगा. बेटा फोना इज द एनिमल्स ऑफ अ प्लेस एंड फ्लोरा इज फ्लावर्स यानी प्लांट्स. फ्लोरा बना है फ्लावर से, तो फ्लोरा होता है प्लांट्स या वेजिटेशंस ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ रीजन ऑफ अ रीजन. अब हमने एनिमल्स ढूंढा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 एनिमल्स बर्ड्स का नाम दिखा. तो एनिमल्स होता तो फिर यहाँ बर्ड भी लिखना पड़ता. तो एनिमल्स बर्ड सबको मिलाकर उन्होंने क्या किया, फोना लगा दिया. बेटा पेट्स, क्या बात करते हो उज्जवल, पेट का मतलब समझते हो, पालतू जानवर. कॉट बाय द व्हाइट्स, बेटा उनको पकड़ नहीं लिया था व्हाइट ने, उनको दबा के हरा के बर्बाद करना, डिफीटेड, ठीक है ना. नहीं वो तो फोन होता है, ठीक है. फ्लोरा एंड फोना बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है. नेक्स्ट करो, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है. वेरी गुड सोनाली, आदित्य घोष, वेरी गुड.
अच्छा प्रवेश यादव, कर दूंगी बेटा, आज कल मैं डालूंगी फिर। हम्म। जल्दी बनाओ फटाफट। चलो शुरू करें। हाँ, the massive ransomware attack that has crippled e-hospital services of AIIMS Delhi highlights the dash vulnerability of the country's healthcare infrastructure and possibly other critical IT system to cyber criminals. Okay. Highlight करता है क्या? Increasing vulnerability. Increasing लगाओगे क्यों? सुनो, एम्स जैसा हॉस्पिटल जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर एक मैसिव रैंसमवेयर अटैक हो गया है उसके पूरे वेबसाइट पे, और पूरा उनको अच्छे से उस पर पूरा रैंसमवेयर ने अटैक करके क्रिपल कर दिया, यानी उसको लाचार कर दिया। क्रिपल का मतलब होता है ना जैसे अपाहिज करना, है ना, तो बिल्कुल लाचार कर दिया है जितने भी ई हॉस्पिटल सर्विसेज है। अब ई हॉस्पिटल सर्विसेज में उनके सारे डेटा होते हैं, सारे तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, है ना। ये हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कितना ज्यादा हम लोग वल्नरेबल है, हमारा सिस्टम। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जिनको नुकसान पहुंचाना आसान होता है वो वल्नरेबल होते हैं, यानी कितना तेजी से बढ़ता हुआ वल्नरेबिलिटी है ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। और शायद हमारा जो आईटी सिस्टम है वो भी, यानी कि हर जगह पे, ठीक है, डेवलपिंग नहीं होगा बेटा। हाईलाइट करता है इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी। पहले वल्नरेबिलिटी का मतलब तो समझो, वल्नरेबल वो लोग होते हैं जिनको नुकसान पहुंचाना आसान होता है। अब यहाँ पहले एम्स हुआ है, अब कितने आईटी सेक्टर को भी आराम से इन लोग हैक कर सकते हैं। The premier public healthcare institute dash to around 15 lakh outpatients cater to होगा, cater to। अब देखो प्रीमियर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट कैटर्स होगा, क्यों? क्योंकि एम्स की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मतलब वो कितने से डील करता है? 15 लाख आउट पेशेंट्स एंड 80,000 इन पेशेंट्स एवरी ईयर, जो पेशेंट्स बाहर से आके इलाज करा रहे हैं, जो वहां पे अंदर रह के इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना। Consequently, there are fears that the attackers could sell the now force encrypted AIMS databases that contains dash information of patients, that contains personal information। मान लो किसी व्यक्ति को कोई ऐसा डिजीज हो, नहीं चाहता है कि कोई जाने, और एम्स में इलाज करा रहा है, भाई उसका पर्सनल डेटा लीक हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो कोई एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है जो एम्स में इलाज करा रहा है और उसका डेटा लीक हो जाए कि उसको एड्स है, अब समझ रहे हो उसका क्या हाल होगा, है ना, क्योंकि पब्लिक फिगर हो। तो इसीलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन पेशेंट्स का, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जजेस एंड देयर हेल्थ केयर रिकॉर्ड ऑन द डार्क वेब। अब डार्क वेब में, यानी कि जहां पे बिल्कुल एक खरीद बिक्री चलता है गलत इंफॉर्मेशन का, वहां पे सबका डेटा। Of course, what has happened to AIMS is hardly a local phenomenon। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल फेनोमेनन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी ऐसा होता रहता है। किसी का वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, नासा का वेबसाइट को एक बार हैक कर लिया था। तो a dash increase in cyber attacks, a massive increase। बेटा
और कोई वर्ड फिट भी नहीं हो रहा, देखो ना, मैसिव मतलब काफी भारी भरकम। इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड डैश ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक वॉज विटनेस्ड होगा। वॉज विटनेस्ड कहीं है? नहीं है, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, और कोविड पैंडेमिक के दौरान देखा गया था, तो वॉज विटनेस्ड होना चाहिए था। अब मेरा ये स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हैज प्लस बीन प्लस V3 होगा, यानी और कोई फिर भी नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक देखा गया था। The Indian healthcare sector was the second most targeted globally. और इंडियन हेल्थ केयर स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हम लोग, तो इसीलिए ये सेकंड मोस्ट टारगेटेड ग्लोबली था। इट इज क्लियर दैट इंडियन हॉस्पिटल्स आर वल्नरेबल, ये बिल्कुल क्लियर है कि एट रिस्क है इंडियन हॉस्पिटल्स टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स होते रहते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स नीड टू यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू वार्ड ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। इनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा अगर ये फ्यूचर क्राइसिस से बचना चाहते हैं। तो देखो बेटा, एक आध रॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, देखिए ये लो, ये भी बड़ा, और इसको जरा मैं हटा दूं, नहीं तो ये नीचे आ रहा है जगह पे आपका खराब कर रहा है। चलो करो तो। योगेश सिंह, वेरी गुड। आदित्य घोष, गुड। हिंड्रेंस का मतलब बेटा रुकावट होता है, बाधा। हो गया? चलो देखो, exploring new places is an exciting way to dash your horizon। आपका horizon होता है आपका क्षितिज। जैसे horizon का एक्चुअल मीनिंग है कि जहां पे आसमान और जमीन दूर देखोगे लगेगा दोनों मिल रहा है, वो horizon होता है। तो आपको भी अपना horizon को broaden करना है। अलग अलग जगह घूमने जाओगे तो आपको उनके बारे में नॉलेज होगा, and experience different cultures, और दूसरे cultures के बारे में जानोगे। Whether you prefer to travel by different modes of transportations
like boat or aeroplane, there are many ways to get around and see the world. आप कैसे travel करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोट से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, आपको चांस मिलेगा वर्ल्ड को देखने का. वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इज, इनमें से जो अनेक फायदे हैं उसमें से एक फायदा क्या है, इज द डैश टू ट्राई न्यू फूड्स एंड क्विजिन्स. इज द डैश टू इज द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई. आप जापान जाओगे तो वहां पे डिफरेंट तरीके की देखोगे, डिफरेंट डिशेस होते हैं ना, क्या सूजी, क्या कहते हैं उसको, सुशी ना, सुशी. अगर आप चले गए अगर आप चले गए चाइना तो डिफरेंट तरीके के कीड़े मकोड़े खाने को मिलेंगे आपको, तो अलग अलग तरह के फूड एक्सपीरियंस कर सकते हो आप. नहीं, is the opportunity to try new foods and cuisines. You can also visit famous landmarks. आप वहाँ के famous places भी जा सकते हो देखने के लिए. Attend cultural events and meet people from all walks of life. All walks of life यानी कि लाइफ के हर क्षेत्र के लोगों से आप मिल सकते हो. When traveling, it is important to dash calm. Stay calm. Stay calm. शांत रहो, हड़बड़ाओ नहीं. लेट हो रहा ट्रेन, फ्लाइट मिस हो जाएगी आपकी, है ना, कहीं पर आपको रुकना पड़ गया, वहां प्रॉब्लम्स हो गए कुछ, कोई बात नहीं, है ना. स्टे काम, राइट, एंड फ्लेक्सिबल. अनएक्सपेक्टेड डिलेस एंड चेंजेस कैन हैपन, जो मैंने आपको कहा. सो इट इज हेल्पफुल टू हैव अ बैकअप प्लान. अब मान लो कहीं आपका डिले हो गया फ्लाइट, तो कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि किस तरह से हम फिर और अपने टाइम को आप एंजॉय कर सको और उसका फायदा उठा सको. आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए. एंड बी विलिंग टू अडेप्ट. हर जगह आपको बहुत सुंदर होटल ही नहीं मिलेंगे, हो सकता है कभी आपको कहीं टेंट लगा के रहना पड़े, तो आप अपने आप को अडेप्ट, ढालना सीखो. Another important dash of travel is sustainability. Another important dash of travel is aspect of travel is. यानी travel का एक important पहलू है sustainability, sustain करना, टिकना वहां पे, है ना. By being mindful of your impact on the environment and local communities, you can travel in a responsible and sustainable way. देखो sustainability वही तो है. आप ध्यान रखिए, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पानी की बोतल पी के इधर उधर नहीं फेंकिए, है ना. दूसरा है वहां की लोकल कम्युनिटीज पे आपका क्या प्रभाव है. आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है, अगर इंडिया से जा रहे हो तो. इसीलिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से आप घूमिए, कहीं को भी नुकसान मत पहुंचाइए. विद सो मेनी डैश, द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर. विद सो मेनी पॉसिबिलिटीज, इतनी संभावनाएं हैं, कोई लिमिटेशन है ही नहीं. द वर्ल्ड इज देयर फॉर यू टू एक्सप्लोर. घूमो जाके, है ना, लेकिन अपने पैसे से, पापा के पैसे पे नहीं. अभी चुपचाप से नौकरी ले लो पहले. चलो 6 नंबर करो. चलो, इन द 19th सेंचुरी में देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप. यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था. द रिजल्ट, millions of people left the dash and went to work in big factories in cities.
Millions of people क्या छोड़ दिया? Left the dash and went to work in big factories in cities. तो बेटा ये विलेज छोड़ के सिटीज गए होंगे ना, है ना? सिटीज चले गए क्योंकि इंडस्ट्रीज सिटीज में था. टुडे इट इज द रिवर्स. आज ऐसा उल्टा हो रहा है. आप लोग सिटीज से विलेज जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है. In several major cities, people have started moving out. Why? People city से बाहर जाने लगे हैं. क्यों? They want a cleaner dash environment. Cleaner dash environment. Cleaner, greener environment. साफ सुथरा और हरियाली चाहिए उनको, है ना? बेटा ये 2023 का है, CGL का, विकास कुमार. There are fewer jobs in heavy industries like steel and power generation. आजकल heavy industries में कम जॉब है. Dash, there are more jobs in service industries like banking, tourism and food delivery. ठीक है? Instead, बदले में instead, कम जॉब इंडस्ट्रीज में है, इंस्टेड ज्यादा जॉब्स आप फूड सेक्टर वगैरह में, है ना? Beside modern transport and communication have made it easier for people to dash to work. कम्यूट टू वर्क होगा बेटा. कम्यूट का मतलब होता है जो रास्ता आप रोज तय करते हो ना, वो कम्यूट होता है. ऑफ कोर्स हमें ऑप्शंस तो दिया होगा ही. कम्यूट टू वर्क, कम्यूट का मतलब होता है टू एंड फ्रो. जो रास्ता रोज आप तय करते हो ना, तो यू कम्यूट. ठीक है, कम्यूट टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम. अब लोग चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा ग्रीनर एरिया में रहें, और इतना बढ़िया यहाँ से सीधा स्ट्रेट अवे मेट्रो है मेरे ऑफिस तक, है ना? आधे घंटे का रास्ता मेट्रो तय कर देती है, जो 1.5 घंटा जाएगा लगेगा अगर मैं बस से जाऊं तो मैं थोड़ा क्लीनर एनवायरमेंट में रहूंगा जहां पे ग्रीनरी है, और ऑफिस रोज चला जाऊंगा क्योंकि मेट्रो भी है. तो इसलिए लोगों को के पास अच्छे इजियर ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ जो कम्यूट करने के जो तरीके हैं वो बेहतर हो गया है. ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. और यहां तक कि लोग अब वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं. The result of this revolution in the 21st century will be spread cities. Cities are growing fast, but dash away from city centers. Cities आजकल grow कर रहा है, but dash away from city centers. Dash away from city centers. Dash away. भाई आउटवर्ड होगा ना. सिटी जब बढ़ेगा तो बेटा बीच में थोड़ी बढ़ेगा, वो धीरे धीरे फैलेगा. जैसे दिल्ली देखते हो, गुड़गांव नोएडा तक एकदम फैल गया. People are choosing to live 40, 50 और 60 किलोमीटर्स अवे. इसका मतलब बाहर फैल रहा है, सिटी के बाहर. राइट, देख रहे हो बेटा? समझने की बात है ये. आपको अपना समझ विकसित करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट करो फटाफट. रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती है जितेश कुमार, मूर्ख की तरह बात करते हो. इंस्टेड होगा बेटा. हाँ ठीक है अभिषेक, मैं समझ सकती हूँ. एक आध कभी कभी ऐसा होता है. हो गया? से नो इफ नॉट मतलब? हाँ, इसको पीडीएफ पे भी दे देंगे तुरंत ही, क्लास खत्म होने दो. द चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट
to the emergency era, shifting of education from state list to concurrent list, dash a futile exercise in turning back the clock. जो चैलेंज किया गया है मद्रास हाई कोर्ट में, क्या चैलेंज किया गया है? टू द इमरजेंसी एरा, शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट. जो इमरजेंसी के पहले का जो एरा था उसमें क्या था कि स्टेट लिस्ट में नहीं था बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में था. डैश अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन टर्निंग बैक द क्लॉक. अब ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज ही तो है. इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा, है ना? चैलेंज इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा, इज होगा. ये बिल्कुल एक निष्फल कोशिश है ना? निष्फल कोशिश है. 46 years have passed. Dash the 42nd Constitutional Amendment Act. भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बेटा, वो हुए करीबन 46 इयर्स हो गए हैं. अब आप दावा डाल रहे हो हाई कोर्ट में कि भाई इसको वापस कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया जाए स्टेट लिस्ट से. तो ये एक निष्फल कोशिश ही तो है. जज कहेगा इतने साल सोए हुए थे क्या? नहीं. इन दिस पीरियड द एजुकेशन सेक्टर हैज सीन फार टू मेनी चेंजेस. इस दौरान इतने सारे चेंजेस आए एजुकेशन सेक्टर में, एंड मोस्ट कांट बी डैश और मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. पलटा नहीं जा सकता, है ना? बात देखा जाए तो इतने सारे अच्छा सॉरी, ये तो हमने छोड़ दिया था बीच में. 46 years have passed since the 42nd Constitutional Amendment Act. बेटा since तो आप टेंस में पढ़ चुके हो. since प्लस पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना? In this period, the education sector has seen far too many changes and most can't be reversed. और 42nd Amendment जब हुआ है उस समय से इतने साल गुजर चुके हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएं. और इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं कि अगर वापस उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है तो सारे के सारे चेंजेस को रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. ठीक है, क्लियर? तो अभी जो केस डाला है वो बिल्कुल एक निष्फल कोशिश है ये काम करने का. For instance, a common national medical test now allows students the ease of appearing for just one examination instead of multiple ones conducted by each state. ठीक है? अब ये कह रहा है कि भाई अब पहले था कि सारे स्टेट्स में एग्जाम होते थे, अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जिसको आप दो और आपका रैंक बताएगा कि आपको कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा. तो देखो कितना आसान बन गया है अब लोगों को कोई भी एग्जाम देना. States still enjoy dash to operate their own universities. States still enjoy क्या? Flexibility. Enjoy करते हो किसी नाउन को ना, तो स्टेट के पास अपना फ्लेक्सिबल सिस्टम भी है. वो फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करता है कि अपना तुम ओन यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन सिलेबस रन करो. सेंटर भी एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, आपके जितने अच्छे कॉलेजेस से चाहे तो अपने एग्जाम्स उसी के अंदर ले आओ. जैसे रैंक्स है बच्चों के उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन का लिस्ट निकाल दो. राइट? तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है स्टेट्स को. एंड द पॉलिसी टिंकरिंग एट ऑल लेवल्स गोस ऑन. और ये जो पॉलिसी है हर लेवल पे ये टिंकर करता है. टिंकर कर मतलब छू के बजाना टन से, यानी हर कोई वो छू रहा है ना. टिंकरिंग एट ऑल लेवल गोस ऑन. यूजीसी इज रीस्ट्रक्चरिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स. States are trying out clustering of schools, closing down smaller schools. States कोशिश कर रहे हैं कि सारे schools को मिला के एक बढ़िया स्कूल कर दिया जाए, जो छोटे schools उसको बंद किया जाए. Instructions in English seems to have lost favor at the center, even though society is dash headed in the opposite direction. अब जैसे इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, अब लोग तो ये सरकार तो उसके समर्थन में नहीं है ना, ये फेवर सेंटर नहीं कर रही है. हालांकि सोसाइटी इज डैश हेडेड. सोसाइटी इज हेडेड मतलब वर्ब के साथ मुझे एडवर्ब चाहिए, तो इरिवोकेबली होगा. रिवोक करने का मतलब होता है बेटा किसी चीज को निरस्त करना, है ना. तो यहाँ पे जो हमारा सोसाइटी है वो अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इंग्लिश मीडियम के ही फेवर में. भले सरकार अब इंग्लिश को फेवर नहीं कर रही है, बट द मूट पॉइंट का मतलब होता है बेटा सोचने वाली बात यह है कि नो वन एंटिटी कैन क्लेम कंप्लीट कंट्रोल. ना ही स्टेट ना ही सेंटर कह सकता है कि एजुकेशन पे मेरा कंट्रोल है, ये नहीं कह सकता, है ना. It is a diverse ecosystem. For far more important issues than locating education in the constitution are at stake. अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है यार. ये क्या झूठ मूठ का एजुकेशन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके लिए हाई कोर्ट में एक केस डाल दिया है और एकदम फ्यूटाइल एफर्ट है. ठीक है ना, फ्यूटाइल एफर्ट है. ठीक है. सेट 8, अरे ये तो बहुत बड़ा है, अच्छे से बनाना. तो ये दो आप लोग करो, ठीक है.
पीछे आंसर दिया हुआ है, एक बार अभी लोड कर दो तुरंत, अभी तुरंत लोड हो जाएगा। आप एक बार करके देखो घर में, दोनों को, दो ही है अब, कौन सा बच्चा, 8 और 9, ये दोनों बड़े बड़े। एक बार इसको ठीक से पढ़ना, मैं फिर करा दूंगी, ठीक है, और भी लेके आऊंगी, लेकिन अभी जो चैप्टर चल रहा था उसी में करेंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप प्रैक्टिस करोगे। अभी फिलहाल घर में आप दो तो कम से कम प्रैक्टिस कर लो। चलो।